अच्छा, तो लास्ट लैब में हमने STM32 की बेसिक्स थोड़ी सी देखी थी। आज हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि एक सेंसर अगर आपने इंटरफेस करना है और उसमें से अगर पर्टिकुलर केस देखें I2C प्रोटोकॉल के थ्रू, तो क्या स्टेप्स जो उनसे हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं एक सेंसर को इंटरफेस करने के लिए। तो मेजर जो आज का सेशन है वो इसी के ऊपर है। तो किस तरह एक एक चीज़ हम डिटेल में देखते हैं। STM32 के साथ जब भी हमने सेंसर को इंटरफेस करना है तो ये आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ STM32, to learn the in-depth knowledge of I2C protocol, to learn about the STM32 I2C hardware features, here to learn how to set up and interface a temperature sensor TMP102 based on I2C protocol, and finally to learn how to use I2C in blocking and non-blocking mode. ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा। I2C प्रोटोकॉल पे हमने कुछ लैब्स पहले भी की थी और वो आर्डिनो पे हमने की थी, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी हायर लेवल के ऊपर रहते हुए उसमें हमने प्रोग्राम किया था और बिहाइंड द सीन क्या कोड चल रहा है वो हमने नहीं देखा था। तो क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए जो सा है वो मेथड चलें ठीक है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ जो सी है वो खुद से कंट्रोल करनी पड़ती है। तो यही आज हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि बेसिकली I2C प्रोटोकॉल को, ये भी एज सच एक इतना लो लेवल नहीं है कोड, लेकिन जो आर्डिनो में आपने देखा था आप उससे ज़्यादा इसके अंदर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो सी है वो हम बेसिकली देखेंगे किस तरह से I2C प्रोटोकॉल को हम हैंडल कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा रिकैप अगर देखें तो I2C प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल इंटेंडेड टू अलाउ मल्टीपल पेरिफेरल digital integrated chips to communicate with one or more controller chips। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर आपके पास होता है, उसके अंदर 2 पिन्स हैं SDA और SCL की। एक आपके डाटा के लिए होती है और एक क्लॉक के लिए। और इस तरह आपके मल्टीपल सेंसर्स हो सकते हैं और मल्टीपल कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। तो कंट्रोलर ने किसी भी सेंसर को अगर एक्सेस करना है तो उसका जो बस एड्रेस है पेरिफेरल वन का वो स्पेसिफाई करें हम, तो हम इसको एक्सेस करके इसका डाटा रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसको मैंने इसका डाटा एक्सेस करना है तो इसका मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, तो इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, I2C modes and bus speed. Originally I2C bus was limited to 100 kilobits per second। तो पहले ये 100 किलोबिट्स के लिए डिज़ाइन हुआ था, लेकिन अब जो से हैं इसके काफ़ी सारे वर्जन जो से I2C के वो अवेलेबल है, जिसके अंदर जो 100 किलोबिट्स है वो उसको अब हम एक स्टैंडर्ड मोड कहते हैं। कुछ एप्लीकेशन जिसके अंदर आपको हायर स्पीड चाहिए होती है कि सेंसर से डाटा क्विकली आ जाए, तो उसके अंदर फिर हम फास्ट मोड या फास्ट मोड प्लस और जो लेटेस्ट है वो है हाई स्पीड मोड, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इनकी जो डिफरेंट स्पीड्स हैं वो 100, 400 फिर किलोबिट्स, 1 मेगाबिट और फिर 3 मेगाबिट्स तक स्पीड हमारे पास आ जाती है। और ये जो उनसे मैंने बताया ये थे बाई डायरेक्शनल। फिर एक यूनी डायरेक्शनल होता है जिसके अंदर एक डायरेक्शन में ही डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और उसकी जो स्पीड है वो इवन हायर है, 5 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो एक दफ़ा में एक साइड पे आप डाटा भेजते हैं, अगली दफ़ा रिसीव आप कर सकते हैं। You have to refer to specific device datasheet to check the typical details for the I2C hardware specification that have actually been implemented on chip। तो आपको देखना पड़ता है कि हर जो I2C का जो हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल है
वो बेसिकली इनमें से किन स्पीड्स को सपोर्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं I2C ट्रांजैक्शंस के, और वो क्या चीज़ है कि जब भी आपने डाटा ट्रांसमिट करना होता है, तो ये बेसिकली I2C consists of some basic elements that take place on the I2C bus sequentially. It always starts with the start condition, ठीक है, followed by the desired slave device address. सबसे पहले स्टार्ट कंडीशन आती है, फिर जिस डिवाइस को आपने एक्सेस करना है उसका एड्रेस आता है। तो नॉर्मली 7 बिट्स का एड्रेस होता है, तो 10 बिट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हमारा फोकस भी 7 बिट्स पर होगा। 7 बिट का आपका डिवाइस का एड्रेस होता है। फिर आप स्पेसिफाई करते हैं कि आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, to determine whether the master who initiated the S condition for communication wants to read or write to this slave having that address. Then, if the slave exists and works okay, it will acknowledge back to the master by sending an acknowledge bit ACK. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, साथ में डिवाइस एड्रेस हमें स्पेसिफाई करना होता है कि अब हम, अगर ये हमारा कंट्रोलर है, इनमें से कौन सी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो स्टार्ट बिट आएगी, उससे पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लग गई है। देन डिवाइस एड्रेस होगा कि ये पेरिफेरल 1 है या पेरिफेरल 2 है। उसके बाद हम इसमें से रीड करना चाह रहे हैं या इसमें राइट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जो सेंसर है वो एक्नॉलेज करता है कि मुझे बेसिकली कम्युनिकेशन जो इनिशिएट की है उसको एक्नॉलेज करता है कि मुझे डाटा रिसीव हुआ है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं AC के। फिर अगर कोई इशू आ जाता है और मे बी उसको सही प्रॉपर डाटा नहीं मिलता, तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि कम्युनिकेशन कम सही तरह कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द बाइट ऑफ डाटा इज सेंट फॉलोड बाय एन एक्नॉलेज फ्रॉम द स्लेव। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्लेव है, जब वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, तो फिर उसके बाद वो डाटा आपको वापस भेजता है, और फाइनली फिर स्टॉप कंडीशन होती है जिससे वो स्टॉप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये एक चंद स्टेप है, और ये यहाँ पे ये बताए हुए हैं। तो ये यहाँ से अगर हम डिटेल में देखें तो SDA और SCL जो क्लॉक है, बेसिकली ये सिंक्रोनाइज कर देती है कम्युनिकेशन को। दोनों सेम क्लॉक के ऊपर एक वक्त में ऑपरेट होते हैं। और SDA बेसिकली क्या है, इसमें हम डाटा भेजते हैं। सबसे पहले ये जो क्लॉक आपकी जब हाई है और SDA 0 है, तो ये बेसिकली स्टार्ट कंडीशन होती है। उसके बाद ये 1 0 0 1 0 0, ये जो 7 बिट्स हैं, नेक्स्ट 7 बिट्स, ये 7 बिट्स बताती हैं कि बेसिकली ये डिवाइस का एड्रेस है। और उसके बाद जो लास्ट बिट होती है, जो 8th बिट होती है, वो बताती है कि ये रीड करने लगी हैं राइट। अब यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब कि हम उस पर अभी राइट कर रहे हैं सेंसर के ऊपर। और जब हमने रीड करना होता है तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। उसके बाद डिवाइस जो सी है, जो सेंसर है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और ये खुद से SDA को ग्राउंड पे पुल कर लेता है। अगर ये इसको ग्राउंड 0 सिग्नल ना करे तो कंट्रोलर को पता नहीं चलता कि अब क्या हुआ। तो उसे फिर वो नेगेटिव, अगर यहाँ पे कोई 1 सिग्नल रहे तो उसको फिर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट समझता है। अच्छा, जब एक्नॉलेजमेंट आ जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, SDA दोबारा फिर बताता है कि जो सेंसर सेलेक्ट हुआ उसका रजिस्टर का एड्रेस क्या है, कौन से रजिस्टर में से आपने बेसिकली डाटा को रीड करना है। तो अगर आपका रजिस्टर 8 बिट का है तो ये 8 बिट का डाटा गया, एड्रेस गया, और फिर जो सेंसर है वो दोबारा आपको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है, अब ये जो सा रजिस्टर ये सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद दोबारा फिर आप, अब जो सा सेंसर आपका है, लेट्स से कि आपने पेरिफेरल 1 सेलेक्ट अब हो चुका है और वो उसका
टेम्परेचर का जो सा, अगर हम टेम्परेचर सेंसर यूज़ करें तो मे बी उसके अंदर एक रजिस्टर हो जहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग्स पड़ी हुई हों। फिर हम दोबारा डिवाइस का एड्रेस भेजते हैं और इस दफ़ा हम उसे बताते हैं कि अब हमने डाटा को रीड करना है। और अब हम जब रीड करते हैं तो क्योंकि लास्ट टाइम हमने सेंसर को बता दिया हुआ था कि हमने कौन से रजिस्टर में से डाटा रिसीव करना है और बेसिकली रीड करना है, और ये रीड का हमने स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हमें वो सेंसर का डाटा जो सा बेसिकली वो हमें सेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने बाइट्स का डाटा है। अगर 2 बाइट्स का डाटा है तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो से 2 बाइट्स हैं बेसिकली वो टेम्परेचर सेंसर का डाटा कंसीडर होते हैं। जो डाटा है वो आपको 8 बिट्स की फॉर्म में ही आता है। 8 बिट्स जब रिसीव हो जाती है, मतलब 1 बाइट आपके पास जब आ जाता है डाटा, फिर उसके बाद दोबारा एक्नॉलेजमेंट होता है चेक करने के लिए कि डाटा जो सा वो करेक्टली आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। फिर सेकंड बाइट रिसीव होता है और फिर जब कम्युनिकेशन एंड करनी होती है तो फिर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अब डाटा जो सा वो कंप्लीट हो चुका है और फिर कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है। अच्छा, यही जो स्टेप्स यहाँ पे आपको मैंने बताए हैं, यही स्टेप्स हम STM32 में फॉलो करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सेंसर है उसका एड्रेस क्या है, उसको एक्सेस करेंगे और सेंसर को बताएंगे कि कौन से रजिस्टर को हम बेसिकली एक्सेस करें जिसके अंदर टेम्परेचर का डाटा। फिर नेक्स्ट हम रिसीविंग मोड के अंदर दोबारा डिवाइस का एड्रेस बताएंगे और फिर डाटा को रिसीव करेंगे और उसको फिर, क्योंकि ये रॉ डाटा होगा बिट्स के अंदर है, फिर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, और ये फिर हम सारे स्टेप्स अभी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, STM32 हार्डवेयर ओवरव्यू। I2C bus interface serves as an interface between the microcontroller and the serial I2C bus. It provides multi-master capability and controls all I2C bus specific sequencing, protocol, arbitration and timing. It supports the standard mode up to 100 kilohertz and fast mode अप टू 400 किलो। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि 2 मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इनमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें। और बाकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं माइक्रो कंट्रोलर की। अच्छा, द इंटरफेस कैन ऑपरेट इन वन ऑफ द 4 फॉलोइंग मोड्स। तो हमारा जो I2C का इंटरफेस है उसको हम स्लेव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मास्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिकली मोड्स अभी हम देखेंगे भी कि जब हमने एज अ मास्टर यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करना है। फिर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इट ऑपरेट्स इन स्लेव मोड। द इंटरफेस ऑटोमेटिकली स्विचेस फ्रॉम स्लेव टू मास्टर after it generates a start condition, and from master to slave if an arbitration loss or a stop generation occurs। जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो इट सेल्फ स्लेव मोड में होता है, तो आप उसको मास्टर मोड में लेके जा सकते हैं। वो भी हम देख लेंगे जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आईओ ऑपरेशन फंक्शन। अब कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स देखते हैं कि हमने जब इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये रेफरेंस अगर हम देखें, आपको हाल एपीआई का मैंने बताया था STM32 की, तो उसका पेज नंबर 260 पे जो I2C के डाटा ट्रांसफ़र के हमारे पास मोड्स अवेलेबल हैं वो क्या हैं। हम इसको ब्लॉकिंग मोड में यूज़ कर सकते हैं और नॉन ब्लॉकिंग मोड में, नो ब्लॉकिंग मोड भी इसे कहा जा सकता है। तो ब्लॉकिंग मोड बेसिकली पोलिंग की तरह ही है, जो लास्ट टाइम हमने आई गेस 8051 की जब हमने कोडिंग की थी तो उसके अंदर आपको आपने देखा था इंटरप्ट को और पोलिंग मोड में। तो ब्लॉकिंग मोड बेसिकली पोलिंग मोड है। इसमें क्या होता है, द कम्युनिकेशन इज परफॉर्म्ड इन द पोलिंग मोड। द स्टेटस ऑफ ऑल डाटा प्रोसेसिंग इज रिटर्न बाय द सेम फंक्शन आफ्टर फिनिशिंग ट्रांसफर। जब तक ये डाटा ट्रांसमिट नहीं कर देता
ये तब तक बाकी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। देन नो ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि ये बेसिकली इंटरप्ट है, इंटरप्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा है डीएमए। डीएमए की डिटेल्स अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंटरप्ट का मैं आपको बता सकता हूँ कि इंटरप्ट के अंदर क्या करते हैं कि these function return the status of transfer start. At the end of the data processing will indicate through the dedicated I2C IRQ when using interrupt mode or the DMA IRQ when using DMA mode. तो जब हम इंटरप्ट्स का यूज़ करते हैं तो आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है जैसे आप सेंसर को एक्सेस करते हैं, और जैसे ट्रांसमिशन कंप्लीट होती है या रिसीविंग कंप्लीट होती है उसके बीच में अगर आपका और कोड है वो भी चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी तो उसका स्पेसिफिक आई आर क्यू जोन सा है वो कॉल हो जाएगा। आई आर क्यू जोन सा आपके लिए न्यू टर्म होगी, और ये इसको हम कहते हैं, इसको बोल के मैं इधर लिख देता हूँ, कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इसी तरह अगर आप डीएमए का मुझे इतना आइडिया है कि ये बेसिकली इसके अंदर एक मेमोरी होती है जो कि फास्ट मेमोरी में कंसीडर करते हैं, और जब हमने इसकी कम्युनिकेशन स्पीड को इवन और ज़्यादा इम्प्रूव करना हो तो फिर हम डीएमए आईआरक्यू मोड में चले जाते हैं। और इसकी कुछ डिटेल्स अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी मेन फोकस इंटरप्ट और पोलिंग मोड ही होगा। तो सबसे पहले जो इजीएस्ट वे है वो I2C में वो पोलिंग मोड है। इसमें क्या करते हैं, द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट वे टू डू एनीथिंग इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज जस्ट टू पोल फॉर द हार्डवेयर रिसोर्स until it is ready to move on to the next step in your programming style. However, it is least efficient way to do things, and CPU will end up wasting so much time in a busy waiting state. ये हमें काफ़ी अच्छी तरह से आइडिया इस चीज़ का है। पोलिंग मोड के अंदर बिजी वेटिंग स्टेट के अंदर वो रहता है जब तक वहाँ से आपका वो वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। So it is the same thing for both transmission and reception. You just wait until the current byte of data to be transmitted, so you can start the next one and so on. इसका अगर हम देखें फंक्शन जो हॉल एपीआई में अवेलेबल है वो है हॉल I2C मास्टर ट्रांसमिट, और ये सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन को हम यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और इसकी डिटेल्स अभी हम देखेंगे। पैरामीटर्स अगर इसके देखें तो हमें बताना होता है कि कौन सा, अगर आपके पास मल्टीपल SD और SCL लाइंस हैं तो कौन सी आप यूज़ करें। फिर डिवाइस का एड्रेस क्या है, जो डाटा है वो क्या है, और इस डाटा का साइज़ कितना है इन बाइट्स, और टाइम आउट कि कितनी देर तक वेट करना है कि ट्रांसमिशन जब तक फेल नहीं हो जाती। लेट्स से अगर मैं 2000 लिख देता हूँ तो मे बी 2 सेकंड तक वो ट्रांसमिशन करता रहे, तो ये इस तरह वेट करते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसमिट इन मास्टर मोड एन अमाउंट ऑफ डाटा इन ब्लॉकिंग मोड। तो जब हम मास्टर यूज़ करते हैं तो ये एज अ मास्टर STM32 अपने आप को कंसीडर करता है और डिवाइस से डाटा को एक्सेस करता है। और अगर हम इंटरप्ट्स को यूज़ करें, वी कैन हाउएवर इनेबल I2C इंटरप्ट्स एंड हैव अ सिग्नल व्हेन इट इज़ डन and ready for servicing by CPU either for data that has been sent or received, which saves a lot of time and has been always the best way to handle events like that. तो ये बेस्ट वे होता है। इवन इससे भी बेस्ट वे है और वो है DMA। However, in some time critical application, we need everything to be as deterministic in time as possible. And a major problem with interrupt is that we can expect when it would arrive or during which task. That can be potentially screw up the timing behavior of the system. तो इंटरप्ट किसी भी वक्त आ सकता है। तो अगर आपके कोई ऐसा टास्क है जिसके अंदर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है
तो वहाँ पे कई दफ़ा आपको इंटरप्ट को भी अवॉइड करना पड़ता है। अच्छा, बहरहाल अगर हम इंटरप्ट को अगर यूज़ करें तो इसके अंदर जो डिफरेंस है यहाँ पे फंक्शन में, तो वो इसमें एंड पे आप नोटिस करेंगे कि आई टी यूज़ हो रहा है। इसमें सेम आपको बताना पड़ता है कौन सा एस डी एस सी एल यूज़ करें, दैन डिवाइस एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है, डाटा जो सेंड कर रहे हैं और कितने साइज़ का। अब इसके अंदर वेट वाला जो था, जो बेसिकली पोलिंग मोड में टाइम आउट हमें देना होता है, यहाँ पे टाइम आउट नहीं होता। ट्रांसमिट इन मास्टर मोड एन अमाउंट ऑफ डाटा इन नॉन ब्लॉकिंग मोड विद इंटरप्ट। अच्छा, जब हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट को, तो इंटरप्ट की जब एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है, ट्रांसमिशन जैसे ही कंप्लीट होगी, तो ये कॉल बैक को कॉल करेगा। ये कॉल बैक जो होती हैं, जब भी इंटरप्ट को यूज़ करते हैं तो कॉल बैक्स इसके अंदर होती हैं, और वो कॉल बैक जो सा, इस तरह अगर आपको याद हो तो 8051 में एक स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर ये चला जाता था और वहाँ पे जो भी कोड होता था उसको एग्जीक्यूट करता था। जैसे जब आप ट्रांसमिशन जैसे कंप्लीट होगी तो मास्टर टी एक्स कंप्लीट कॉल बैक को ये कॉल कर देगा, और इसके अंदर जो भी आपने डाटा लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और देन वापस जहाँ से लीव किया था उधर वापस आ जाएगा। और एक चीज़ का आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो भी कॉल बैक्स होती हैं उसमें मिनिमम टाइम स्पेंड करना होता है। मे बी आप डाटा को रिसीव करें क्विकली, लेकिन उसके अंदर आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। मे बी आप डिलेस को नहीं कॉल कर सकते, अदरवाइज डिवाइस आपकी सिंक नहीं रहती और एरर्स आ जाते हैं। तो जब भी कॉल बैक को यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपका कोड मिनिमम कोड होता है जो मिनिमम टाइम को यूज़ करते हैं। और देन फाइनली हमारे पास मोड होता है डीएमए। To operate at its maximum speed, the I2C needs to be fed with the data for transmission, and data received on the RX buffer should be read to avoid overrun. To facilitate the transfer, the I2C features our DMA capability, implemented a simple request slash acknowledge protocol. DMA requests are generated by data register becoming empty in transmission and data register becoming full in reception. तो जैसे ही आपकी ट्रांसमिशन कंप्लीट होती है और डाटा रजिस्टर एम्प्टी होता है, तो डीएमए की रिक्वेस्ट जनरेट होती है। जैसे ही डाटा रिसीव होता है बफर में, तो साथ ही आपकी डीएमए की पता चल जाता है कि डाटा रिसीव हो। तो यूजिंग द डीएमए विल आल्सो फ्री द सीपीयू फ्रॉम डूइंग द डाटा ट्रांसफर्स peripheral to memory or memory to peripheral. This will end up saving a lot of time and is considered to be the most efficient way to handle this peripheral to memory data transfer and vice versa. तो ये इसका एक बेनिफिट है। अच्छा, आज हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। आई टू सी प्रोटोकॉल को हमने देखा, थोड़ी सी बेसिक्स उसकी कि वो किस तरह ऑपरेट करता है, फंक्शंस हमने देखे, डिफरेंट मेथड्स देखे पोलिंग और इंटरप्ट्स के। अब हम उसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करेंगे टेम्परेचर सेंसर से। लेट्स से कि आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर है और आपने उसको इंटरफेस करना और एफिशिएंटली इंटरफेस करना चाह रहे हैं आप, तो क्या स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर सेंसर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो वो आप डाटा शीट से भी देख सकते हैं। मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं, अभी हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम इसमें नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले TMP102 डिवाइस is a digital temperature sensor ideal for negative temperature coefficient slash positive temperature coefficient thermistor replacement where high accuracy is required। इसकी अगर एक्यूरेसी देखें तो ये ±0.5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। और इसके अंदर 12 बिट का ADC लगा हुआ है और जो रेजोल्यूशन है वो 0.0625
डिग्री सेल्सियस तक, तो मिनिमम ये रीडिंग ये मेजर कर सकता है। और इसकी जो टिपिकल रेंज है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक है। कंपेटेबल इंटरफेस इसका क्या, I2C ये यूज़ करता है प्रोटोकॉल को। सप्लाई करंट इसका बहुत मिनिमम है 10 माइक्रो एम्प्स। और मिनिमम जो वोल्टेजेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसके ऑपरेशन के लिए वो 1.4 है, और मैक्सिमम 3.6 वोल्ट्स। इसका अगर हम पिन आउट देखें तो SCL, SDA, ग्राउंड, अलर्ट और VCC है, आपके पास एड्रेस ज़ीरो है। ये कुछ इसके पिन आउट है इसका। SDSCL हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। एड्रेस जो है वो इसके 4 डिफरेंट एड्रेसेस हैं। 4 डिफरेंट एड्रेसेस का मतलब ये है कि आप इसको मैक्सिमम 4 सेंसर्स को एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक बस के थ्रू आप इंटरफेस कर सकते हैं, क्योंकि 4 यूनिक एड्रेसेस आपके पास होंगे। और VCC और ग्राउंड ये आपको मैंने बता दिया कि 3.6 वोल्ट और ग्राउंड आप इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास है डिजिटल टेम्परेचर आउटपुट। अच्छा, एक सेकंड ज़रा, 2 मिनट ज़रा वेट करिएगा। ओके, अच्छा तो डिजिटल टेम्परेचर आउटपुट, तो द डिजिटल आउटपुट फ्रॉम ईच टेम्परेचर मेजरमेंट इज स्टोर्ड इन द रीड ओनली टेम्परेचर रजिस्टर। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी डाटा शीट में लिखी हुई हैं। अगर आप प्रेफर करते हैं तो हम डाटा शीट को देख लेते हैं। मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी, चलें डाटा शीट से देखते हैं ताकि आपको डाटा शीट भी पढ़नी है। तो ये जो इंट्रोडक्शन था टेम्परेचर सेंसर का वो मैंने यहाँ से यूज़ किया हुआ, ये ब्लॉक डायग्राम थी। अच्छा, हम जाते हैं जी डिटेल डिस्क्रिप्शन में। लेट्स सी, ये जो रेटिंग्स बताई हुई हैं इनका आपको आइडिया होना चाहिए एक लेवल तक, जिसमें करंट की रेटिंग का पता होना चाहिए, टेम्परेचर रेटिंग्स का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे ये रेंजेस जो सी हैं वो नहीं मीट कर रही तो फिर सेंसर का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, तो ये सेंसर की आउटपुट किस तरह की होती है, तो ये बताया डिजिटल टेम्परेचर आउटपुट। द डिजिटल आउटपुट फ्रॉम ईच टेम्परेचर मेजरमेंट इज स्टोर्ड इन द रीड ओनली टेम्परेचर रजिस्टर। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर, सेंसर के अंदर एक रजिस्टर है जो कि रीड ओनली है, और वहाँ से आप डाटा को रीड कर सकते हैं। और वो डिजिटल आउटपुट द टेम्परेचर रजिस्टर ऑफ द TMP102 डिवाइस इज कॉन्फ़िगर्ड एज अ 12 बिट रीड ओनली रजिस्टर। तो 12 बिट का आपके पास ये डाटा सेंड करता है, ठीक है। तो ओके, ये बात तो हमने अंडरस्टैंड कर ली है। फिर इसके कुछ और मोड्स भी हैं, 13 बिट मोड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। दूसरा, यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि 12 बिट डाटा फॉर्मेट बेसिकली किस तरह का होता है। तो कुछ इस तरह का आपको डाटा आउटपुट में मिल रहा होगा, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टेम्परेचर के अंदर। और अगर नेगेटिव टेम्परेचर आता है आपके पास, तो जो 12th बिट MSB है, अगर ये 1 है तो ये बताती है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर हैक्स में देखें तो ये हैक्स में आपको ये इसका शो किया हुआ है।
ये 111 FF और ये 7 है। तो ये बेसिकली बताया हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जन के लिए कह रहे हैं जी, टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव डिजिटल डाटा फॉर्मेट टू टेम्परेचर। तो डिजिटल डाटा अगर आपके पास है तो बेसिकली उसको हेक्स में अगर लिखें तो ये बनेगा। तो अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेजोल्यूशन के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम 800 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.0625 से, 350 डिग्री आपके पास डाटा टेम्परेचर बन जाए। इसी तरह अगर आपका नेगेटिव टेम्परेचर आता है तो नेगेटिव टेम्परेचर को आप, जो नेगेटिव टेम्परेचर आता है तो उसका पता कैसे चलेगा? आपको चेक लगाना पड़ता है कि जो MSB है वो 1 तो नहीं, अगर 1 है तो पता चल जाता है ये बेसिकली नेगेटिव में आ रहा है। और नेगेटिव जब भी आता है तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेते हैं, और जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है। और फिर वो इनिशियली जो आपका डाटा 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में पड़ा हुआ था उसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट से दोबारा वापस निकालेंगे, और हेक्स में जो वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे रेजोल्यूशन से, तो आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, ये तो होगी कन्वर्जन। अच्छा, तो सर टेम्परेचर सेंसर जो है उसके अंदर सीरियल इंटरफेस कौन सा है? तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि I2C है, और SDSCL इसमें यूज़ करते हैं। मैक्सिमम स्पीड ये क्या सपोर्ट करता है? 1 किलोहर्ट्ज़ से 4 किलोहर्ट्ज़ तक, और हाई स्पीड में 1 किलोहर्ट्ज़ से 2.85 मेगाहर्ट्ज़, तो डिफरेंट स्पीड्स को ये सपोर्ट करता है। तो जब भी वो कह रहा है कि आपने इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो किसी डिवाइस को इसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो डिवाइस मास्टर डिवाइस होगी। और मास्टर डिवाइस, एक मास्टर होती है, दूसरी आपके पास स्लेव होती है। और ये यहाँ पे वही चीज़ें बताई हैं जो आपको प्रीवियसली मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, सीरियल बस एड्रेस। तो I2C पे जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हर सेंसर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिससे पता चलता है कि वो एक इंडिपेंडेंट बेसिकली सेंसर है। तो जो TMP102 है वो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एड्रेस है वो ये है, जो कि 100 हम कहते हैं 4 को, और 1000 कहते हैं 8 को। तो 48 हेक्सा इसका एड्रेस है, और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 49, 50 और 51 तो नहीं है, ये 41 बनेगा मे बी। पर जो मेन हमारा एड्रेस है वो है 48 हेक्सा। ठीक है, ये आप, ये सारी डिटेल्स आपको डाटा शीट से देखनी पड़ती है। उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए है? अच्छा, तो यहाँ पे इसने बताया था कि टेम्परेचर रजिस्टर है जिसके अंदर बेसिकली ये रीड ओनली होता है। ठीक है, इसका आपको आइडिया है ना? अभी जो मैंने ऊपर बताया टेम्परेचर रजिस्टर रीड ओनली, उसके अंदर आपके पास टेम्परेचर की वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर रजिस्टर को एक्सेस करना है। तो ये अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है पॉइंटर रजिस्टर। The 8-bit pointer register of the device is used to address a given data register. इसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है वो है टेम्परेचर रजिस्टर से, और एक पॉइंटर रजिस्टर है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो इसके पॉइंट करेगा कि किसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें टेम्परेचर रजिस्टर को एक्सेस करना है। तो ओके, द पॉइंटर रजिस्टर यूजेस द 2 least significant bytes to identify which of the data register must respond to a
must respond to read or write command. तो कह रहा है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ये जो पॉइंटर है 8 बिट पॉइंटर है, उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स हैं P0 P1, ये बेसिकली यूज़ होती हैं क्योंकि 4 अंदर इसके रजिस्टर हैं, तो 0 पे टेम्परेचर रजिस्टर है और ये रीड ऑनली है, 0 1 के ऊपर कन्फिग्रेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें जो एक्सेस करना है वो है टेम्परेचर रजिस्टर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंटर रजिस्टर को बताना पड़ेगा, यहाँ पे 0 और 0 यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बाकी सारों को क्या होगा, P2 P3 P4 सो ऑन। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग अ राइट कमांड P2 through P7 must always be 0. Describes the pointer address of the register available in the TMP102. The power up reset value of P1 and P0 is 00. By default, TMP102 device reads the temperature on power up. बाई डिफ़ॉल्ट इसका जो एड्रेस होता है वो 00 होता है, और अगर हमने एक्सेस करना भी है ऐसे तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने 0 ही रखना है। तो जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो P0 और P1 है। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कुछ आइडिया हो रहा है कि नहीं चीज़ों का? भी मैं कोड भी करूँगा इसका, तो कोई यहाँ पे कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? सो तो नहीं गए? नो सर। नो सर, आगे से चले। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमें एड्रेस पता चल गया सेंसर का, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि सेंसर का जो एड्रेस है वो यहाँ से हमने देखा कि ये 48 है, ये इसको बाइनरी में ये 10010000। दैन हमने देखा कि उसने ऊपर बताया था डिस्क्रिप्शन में कि इसका जो डाटा हमने रीड करना है वो टेम्परेचर रजिस्टर में से रीड करना है, और कोई पॉइंटर रजिस्टर है जिसकी हमने 00 उसकी वैल्यू सेट करनी, तो टेम्परेचर रजिस्टर सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, फिर हमें पता चला था कि 12 बिट का डाटा ये सेंड करता है। The temperature register of TMP102 is configured as a 12-bit read-only register, or as a 13-bit read-only register. 2 byte must be read to obtain data. तो क्योंकि ये 12 बिट है तो 8 बिट एक दफ़ा में रीड करेंगे और सेकेंड बाइट हम अगली दफ़ा में, तो 2 बाइट हमने रीड करें थ्रू 2 byte must be read to obtain data are described in table 8 and table 9. Note that byte 1 is the most significant byte, followed by byte 2, the least significant byte. तो हमें क्योंकि डाटा अलग अलग मिलेगा तो फिर हमें इसका मतलब है दोनों बाइट्स को ज्वाइन करके एक 16 बिट के रजिस्टर में इसको स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि ये 12 बाइट है तो ये अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, बाइट 1 का जो डाटा आएगा D7 से D0 तक, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिर जो बाइट 2 का डाटा होगा उसके अंदर जो 4 बाइट्स होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसने बता दिया है कि जो D4 से लेकर D7 तक बाइट्स हैं उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है टेम्परेचर की इन बाइनरीज, ठीक है। इस चीज़ का भी हमें पता चल गया। चलें, अब हम जाते हैं एक्चुअल कोड की तरफ। ऑल्दो मैंने इसका कोड ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन कोशिश करूँगा कि दोबारा से इसका कोड करें ताकि आपको भी आइडिया हो कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, और अगर कहीं पे एरर आया तो मैं फिर शायद कोड यूज़ कर लूँ जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। कई दफ़ा लाइव लेक्चर्स में कोड जो सा वो नहीं भी चलता। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसमें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक इशू आ रहा था सर, जब इसको सर प्रोटीएस पे कर रहे थे तो। अच्छा, ये जो आज की लैब है ये प्रोटीएस पे नहीं होगी? ये प्रोटीएस पे नहीं होगी सर? नहीं, इसके लिए मैं आपको वीक पूरा दूंगा
आप लोग यूनिवर्सिटी आ जाएं बेशक, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से आके STM32 अवेलेबल हैं, सेंसर भी हैं, और वहाँ पे लैब परफॉर्म करें। ठीक है सर ये सर नेक्स्ट वीक में नहीं सर कर सकते इसको, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक तो सबने आ जाना है। बहरहाल ये लैब जो सी है आपकी ऑनलाइन नहीं हो सकेगी, तो इसका टाइम कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, उसमें इशू नहीं है। ठीक है सर। सर वो सर पिछली लैब से एक चीज पूछनी थी सर, प्रोटेस पे आपने सर जब चलाया था सर, वो सिंपल टास्क थी जो एलईडी ब्लिंक वाली थी। सर आपकी एलईडी ब्लिंक कर रही थी सर, हमने सर जब वो वही सेम कोड सर चलाया था अपने वाले पे, तो सर उस टाइम सर जब एलईडी अटैच नहीं करते तो रेड और ब्लू सर हो रहा था, मतलब जितने भी डिले हम डालते थे ना, 1 सेकंड का या 2 सेकंड का। लेकिन सर जब हम एलईडी अटैच करते थे तो वो एलईडी अटैच करने के बाद सर वो जो लाइट बनी होती है ना सर, जो शो कर रही होती है कि 1 या 0 जा रहा है, सर वो जी, ग्रे हो जाती थी और ब्लू हो जाती थी। मतलब रेड की जगह पे ग्रे होती थी और ब्लू होती थी, और एलईडी नहीं चलती थी। अच्छा। ये तो मेरे पास एरर आता तो मैं डेफिनेटली आपको इस पे गाइड कर सकता था। मैंने इसको चलाया और ये मेरे पास चल गया। कोई नहीं, एरर्स आते रहते हैं आके, आप लोग इसको हाँ सर। ट्रबल शूट करें। तो जब आप जी प्रोग्रामर सर। बन रहे हैं तो ये एरर जो होते हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें इतना मेजर इशू नहीं है। तो वो जी सर। बस ये है कि आपकी आउटपुट अगर आ रही है डिजायर्ड, मे बी कोई और आपके प्रोटीएस का इशू हो सकता है या और कोई। क्योंकि सर अब वो जो मतलब जब अटैच ना कर रहे हो ना, तो सर वो रेड और ब्लू जो लाइट है वो बिल्कुल सही चल रही है टाइम के साथ ना, सिर्फ एलईडी नहीं चल रही उसके साथ, ये मसला है। पहले वो आपको पता तो चल गया ना कि वो लाइट इंडिकेट कर रही है उसके ऊपर, तो ठीक है, एलईडी पे ना अटैच करें। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, तो दोबारा आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। अच्छा, आप बोर्ड को यहाँ से स्टार भी कर सकते हैं, तो फिर आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी बोर्ड आपने यूज़ करना है उसके वजह से स्टार यहाँ पे आप लगा सकते हैं। नेम हम रख लेते हैं ये। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि I2C प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर I2C पोर्ट को सपोर्ट या कौन सी पोर्ट करती है। तो एम्बेड ओएस एम्बेड वालों ने इसकी ज़रा पिन आउट अच्छी सी दी होती है न्यूक्लियो की, तो वहाँ से थोड़ी सी हम हेल्प ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि I2C पिन्स कौन सी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये I2C पोर्ट जो सी है I2C1, ठीक है, वो कौन सी है जी हमारे पास, PB8 और PB9। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करने लगा वो
तो पोर्ट बी की 8 पिन है और पोर्ट बी की 9 पिन। ठीक है, तो ये यहाँ से पिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये PB8 ये क्लॉक है और PB9 SD है। तो अभी यहाँ पे देखें ये येलो कलर में। येलो कलर का मतलब ये है कि आपने इसको कॉन्फ़िगर तो कर लिया लेकिन आपने प्रोटोकॉल को इनेबल नहीं किया। तो कनेक्टिविटी में आके I2C1 को यूज़ करें हम। I2C1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से I2C को हम इनेबल कर लेते हैं। तो इधर से ये स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैं इसको यूज़ करूँगा, तो यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब ये ग्रीन में चेंज हो गया। उसके अलावा क्योंकि हमने आउटपुट जो सी है वो सीरियल मॉनिटर पे देखना है, तो सीरियल मॉनिटर ऑलरेडी इसका TX-RX वो ऑलरेडी कन्फिगर है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे भी टिक शो हो रहा है कि ये इनेबल्ड है। इसको हम कर लेते हैं सेव, तो ये कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब इसका कोड जनरेट हो गया। लास्ट टाइम आपने यहाँ पे ये कुछ देखे थे फंक्शंस बिल्ट इन, जो अब GPIO को यूज़ कर रहे हैं, सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं और साथ में I2C को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन जो हैं उसके इसने खुद से इनिशिएट करते हैं। चलो सबसे पहले हम ऐसा काम करते हैं कि हम कुछ डिस्प्ले करवा लेते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो उसके लिए ये कोड जो सा ये आपने लास्ट टाइम भी किया था, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इसके बीच में है। यूज़र कोड बिगिन 1 और यूज़र कोड एंड 1, इसके नीचे आएगा। कुछ चेंजेस करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो हमें सीरियल मॉनिटर पे शो करना है, तो इसको हम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एक होता है कि यहाँ पे आप खुद से स्पेसिफाई कर दें डिले में भी कोई नंबर हो सकता है, या फिर आप अगर चाहते हैं कि तब तक ये ट्रांसमिशन की कोशिश करता रहे जब तक हो ना जाए ट्रांसमिशन कंप्लीट, तो हॉल मैक्स डिले का फंक्शन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक सेटअप कोड किया। थ्री वार्निंग्स मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे एक हमें लाइब्रेरी ऐड करनी होती है। जब आप sprintf को यूज़ करते हैं तो वार्निंग्स कुछ रिमूव हो जाती हैं। अच्छा, फिर अगर मैं इसको देखना चाहूँ आउटपुट पे,
simple run debug as STM32. यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम डाटा को डिस्प्ले करें। ठीक है, मेरे पास STM32 है और वो कनेक्टेड है, तो वो इस वजह से आउटपुट शो कर रहा है। चलो, दूसरा मैं सेंसर को भी साथ में अटैच कर लेता हूँ। ये डिटेल्स मैंने आपको सारी लैब मैनुअल में बता दी। अच्छा, अब जो इसका सर्किट डायग्राम है, अगर उसे देखें, SCLSD है, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे रिस्पेक्टिव पिंस के साथ, और फिर जो STM32 की 3.3 वोल्ट है वो 3.3 के साथ, और ग्राउंड। तो ये कनेक्शन मैं अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहीं अटैच किया हुआ। SDA चले, मैंने ये कनेक्शंस लगा लिए अपने पास। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? ये स्टेप्स जो से मैंने आपको बताए हैं अभी थोड़े से, वो सारे जो से हैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। फिर देन अभी एक छोटा सा कोड है जो कि क्या करेगा, तो हम देखेंगे कि हमारे पास I2C प्रोटोकॉल के ऊपर कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच्ड हैं और उनका एड्रेस क्या है। तो उसका जो कोड है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर आप कहते हैं तो इसको चले खुद ही लिख लेते हैं। तो I2C प्रोटोकॉल होता है, उसमें मैक्सिमम जो डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं वो 128 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा, ये सिंपल टेस्टिंग के लिए, या अगर आपको एड्रेस का नहीं पता चल रहा है तो आप कैसे एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने आपको एक फंक्शन दिखाया था कि अगर हमने I2C प्रोटोकॉल को यूज़ करना है तो उसका स्पेसिफिक फंक्शंस हमें यूज़ करने पड़ेंगे।
और स्पेशली ये सारे यहाँ पे फंक्शन बताए हुए हैं, आई ऑपरेशन फंक्शन। जो आपको फंक्शन यहाँ से रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन जो सी है वो डिटेल में यहाँ पे बताई हुई होती है। ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि आपकी जो डिवाइस है जो I2C प्रोटोकॉल पे अटैच्ड है, जो यहाँ पे हमने सेंसर को लगाया, ठीक है, उसके लिए एक इसके अंदर फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं इज रेडी फंक्शन। इज रेडी फंक्शन जो है वो बेसिकली ये फंक्शन है। तो अगर जूम इन करें, ऑल I2C इज रेडी, चेक्स इफ टारगेट डिवाइस इज रेडी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको चाहिए कि जी डिवाइस का एड्रेस, ओके, डिवाइस का एड्रेस तो हमें पता ही नहीं है, उसके अलावा हमें कितनी दफ़ा ट्राई करना है और टाइम आउट। तो यहाँ पे एक जो मैंने लूप बनाया, वो लूप बेसिकली डिफरेंट एड्रेसेस को जनरेट करेगा, और वो एड्रेसेस, उन एड्रेसेस को हम यहाँ पे सेंड करेंगे अपने सेंसर पे, और हम देखेंगे कि वो जो डिवाइस है वो हमें रिटर्न में बेसिकली सेंड करती है कि ये डिवाइस रेडी है कि नहीं है। अगर तो वो रेडी हो जाती है तो वो हमें जो रिटर्न करेगी, यहाँ पे किधर गया, ये रिटर्न करेगी स्टेटस। और स्टेटस बेसिकली कुछ इसके अंदर स्टेटस स्टोर्ड है एनम डाटा टाइप के अंदर, जो कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ को आपको भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसे, और इसका टाइप है जी, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप ऑल स्टेटस टाइप डेफ। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं। और फंक्शन है जी इज डिवाइस रेडी। डिवाइस का एड्रेस क्या है? तो डिवाइस का एड्रेस जो है हम खुद से इधर जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक बनाएंगे हम। और हमारे पास स्टेटस जो है वो नॉट इक्वल टू ऑल ओके जो सा, ये बेसिकली कम्युनिकेशन का रिटर्न करता है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। अगर तो ऑल ओके आ जाए इसका मतलब कि वो रेडी है, अगर नहीं है रेडी तो हम कुछ भी यहाँ पे लेट से कोई डिस्प्ले करवा लेते हैं। लेट से डैश हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। और अगर हॉल ओके हमारे पास आ जाता है तो हम उसका एड्रेस डिस्प्ले करवा लेंगे। सर वो एस्प्रिंट है जी, वो जब बोल बोल के लिख रहे हो ना कोड के ऊपर 100% फोकस चाहिए। इससे ऐसे लाइव कोडिंग जो होती है वो खतरनाक साबित हो जाती है अक्सर। चलें,
क्योंकि हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, अगर हॉल होके हमारे पास आ जाता है तो 0x और इसकी एक डाटा टाइप है परसेंटेज x। ये इतना सा कोड पहले चला के देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, डिले हम वैसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये लेंगे, एरर्स आ गए माशाल्लाह से। तो पहला एरर तो यही है, ऑल अंडरस्कोर डिले। होपफुली अब ये एरर रिमूव हो चुका होगा। स्टिल एरर है। चलो हेल्प ले लेते हैं यहाँ से। एरर तो हो गए रिमूव। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये जो सा कोड लिखा है ये हमें रिटर्न करे एड्रेस। तो इसको प्ले करें। इतना कुछ इशू है, लेकिन ये हमारे पास जो एड्रेस आ रहा है वो है 0x48 और जो 8 आपको यहाँ पे शो रहा है क्योंकि मैंने सेम रजिस्टर यूज़ किया था, इसकी वजह से इसके अंदर ये ओवरराइट करता जा रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा रजिस्टर को मे बी इधर, तो ये जो सा एरर है ये रिमूव हो जाएगा डिस्प्ले में जो आ रहा है। तो अगर हम एड्रेस इसका नेम रख लें और इसके लिए लिंक के अब ये शायद इशू ना आए। और एक और चीज़ थी कि ये कंटिन्यूसली रन हो रहा था, हमने इसे कंटिन्यूसली रन नहीं करना, बस एक दफ़ा ये चले और हमें आउटपुट दे देते। इसको हम लूप से बाहर रख लेते हैं। इसको रिज्यूम करते हैं और ये देखें इसने आपको एड्रेस दे दिया 0x48। तो ये तो कंफर्म हो गया जो सेंसर है और जो मैनुअल में बात लिखी हुई थी कि इसका जो एड्रेस है वो है 48 हेक्सा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रखें जी? ये वैसे ही आइडिया के लिए था, इसको बेशक कमेंट कर लें। हमारा एक्चुअल कोड है वो ये है कि हमने सेंसर से टेम्परेचर का डाटा रीड करना उसके लिए कुछ स्टेप्स हमने देखे थे और
अच्छा, ये कोड मैं लाइव कोड कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या हो सकती है, ये बताना चाहेगा? मुकर्रम सही। सर बाद में जब एरर्स आए हमारे तो वो पता चल जाए हमें किस टाइप के एरर आ सकते हैं। जी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं है इसकी कोडिंग का, तो मैं इस वजह से कोड साथ में कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के पॉसिबल एरर्स आते हैं, उनको कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमारे को टाइम भी काफ़ी स्पेंड हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमने डाटा को बेसिकली टेम्परेचर का डाटा हमने रिसीव करना है, तो उसके लिए क्विकली कोड स्टार्ट करते हैं। हमें एड्रेस पता चल चुका हुआ, तो कुछ वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर डिक्लेयर कर लेता हूँ। हमारा एड्रेस था टेम्परेचर रजिस्टर टीएमपी का जो एड्रेस है वो है जी 0x48 हेक्सा। और यहाँ पे एक चीज़ जो पॉइंट आउट मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो डिवाइस का जो एड्रेस है वो है 7 बिट। ठीक है, तो 7 बिट एड्रेस है। और इन्होंने यहाँ पे एक बात बताई हुई है कि व्हेन रीडिंग फ्रॉम TMP102 द लास्ट वैल्यू स्टोर्ड इन द pointer register by a write operation determine which register is read by or read operation. एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे डायग्राम की तरह अच्छा ये 48 हेक्सा जो है वो 7 बिट एड्रेस है, और इसकी जो लास्ट 8 बिट होगी वो बताएगी कि रीड है या राइट है, और ये सिस्टम ने खुद इसको स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं करने लगा हूँ और वो है इसको मैं लेफ्ट रोटेट शिफ्ट कर रहा हूँ बाय 1, और इसका मतलब ये है कि अब आपका जो डाटा है कि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। अभी जो आपके पास डाटा है वो कुछ इस तरह से है 10। ठीक है, तो मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आपके पास अभी जो ये 7 बिट में है ये बेसिकली एक आपके 0 यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट शिफ्ट हमने कर लिया है ताकि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर सके। जो आखिरी बिट है ये हमने इसके लिए छोड़ दिया, रीड करना राइट करना है वो खुद ही फंक्शन इसको चेंज करेगा। चलें, ये हमने ये डिफाइन कर लिया स्टेप के। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है हाल I2C मास्टर ट्रांसमिट, इसके अंदर जो डिवाइस का एड्रेस है वो है जी 16 बिट तक हो सकता है, और जो पॉइंटर है वो 8 बिट हो सकता है। ओके, इतना डाटा मतलब जो हमने यहाँ पे डाटा टाइप 8 बिट ही रखनी है। और ये है जी टेम्परेचर रजिस्टर का एड्रेस। ये मैंने आपको 00 हेक्सा बताया था कि पॉइंटर की जो वैल्यू उसमें 00 भेजना है। ओके,
तो डिवाइस का एड्रेस और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से रजिस्टर को हम अभी टेम्परेचर रजिस्टर जो सा है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। टेम्परेचर रजिस्टर का नाम रखा था TMP रजिस्टर और 1 बाइट का डाटा है। टाइम आउट इसके ऊपर हॉल अंडरस्कोर मैक्स ले रख लेते हैं और ये कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न बेसिकली इसका स्टेटस होगा। स्टेटस मैंने आपको बताया था कि एनएम टाइप होती है, उसमें मल्टीपल स्टेटस होते हैं। उसको अगर मैं देखना चाहूँ तो ये बताया हुआ हॉल ओके, हॉल एरर, हॉल बिजी, हॉल टाइम आउट। सही है, ये इसकी डिक्लेरेशन में ये दिया हुआ। तो दोबारा वही कंडीशन अगर तो ये नॉट इक्वल हो जाती है हॉल अंडरस्कोर ओके के, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं कुछ। और ये क्योंकि हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो एरर इन ट्रांसमिशन, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हमने एक मैसेज रख लिया और इधर ये हम रख लेते हैं। अब आपको मैंने वहाँ पे जो एनएम की डिक्लेरेशन दिखाई है वहाँ पे मल्टीपल एरर्स हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक इसी कंडीशन में जाना है, ओके की कंडीशन में ही, फिर एलसिफ हम यूज़ कर लेते हैं। अगर तो ट्रांसमिशन पे आपका ओके रिटर्न आ जाता है, इसका मतलब आपकी डिवाइस रेडी है। डाटा को आप वो जो सेंसर है वो डाटा सेंड करना चाहता है। तो जब वो सेंड करना चाहता है तो इसका मतलब है कि हम क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर हैं, हम डाटा को रिसीव करना चाहते हैं। तो रिसीव के लिए एक अलग फंक्शन है और वो फंक्शन का नेम है हॉल I2C मास्टर अंडरस्कोर रिसीव। कोड कंप्लीशन जो है वो नहीं चल रही, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, वो इस वजह से नहीं कंप्लीट हो रही क्योंकि मैंने 1 2 C लिख दिया। तो कौन सी डिवाइस है उसका दोबारा एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, पॉइंटर यहाँ पे लिखा है पॉइंटर टू डाटा। ये ऊपर मैंने एक करेक्टर अरे बनाई हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। और वो है कि ये मैंने एक डिस्प्ले के लिए अरे बनाई हुई है 2, ठीक है। तो ये जो पहले ऐड की बनाई थी इसको मैं 12 इसका साइज रख लेता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर रजिस्टर लिखा हुआ है, क्या हमें इसको भेजना होता है और किसका नेम बफर रख लेते हैं क्योंकि बफर वो कॉमनली यूज होता है। और इसी तरह हमने क्योंकि आप डाटा रिसीव कर रहे हैं उसको भी बफर में करेंगे और 2 बाइट्स हमने रिसीव करने हैं और कितनी देर तक इंतज़ार करना है वो ये है। अच्छा, फर्दर जो होता है ये भी कोई स्टेटस रिटर्न करेगा और इसकी भी कंडीशन सिमिलर है। अगर तो आपका स्टेटस जो होता है वो ओके है, मतलब ओके नहीं है,
इसका मतलब रिसीविंग में आपके पास एरर आया है। कर लेते हैं RX एरर। और अगर आपकी रिसीविंग हो गई है इट मीन्स के हम डाटा को रिसीव कर चुके हैं। जो डाटा आपके पास रिसीव हुआ है बेसिकली बफर में हुआ है, और बफर के अंदर 2 बाइट्स में होगा। तो एक हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने डाटा रिसीव किया वो बफर के अंदर है और वो बाइनरी डाटा है, और उस बाइनरी डाटा को हमने कन्वर्ट करना है। और वहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो डाटा एक हाई बाइट है और एक लो बाइट है, पहले वो हाई बाइट को सेंड करता है फिर लो बाइट को। तो वैल्यू इज इक्वल टू हाई बाइट और लो बाइट, ये हमारे बेसिकली इनमें आ रहे हैं। लेकिन इसको अभी ये जो मैंने और का ऑपरेशन लगाया है ये अभी मैं नहीं लगाता। इन दो के अंदर हमारे पास डाटा है। इधर जो लॉजिक बनती है वो बड़ी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। लास्ट टाइम आर्डिनो में भी की थी। ये जो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखी है ये बेसिकली क्या कर रही है, हमारे पास जो डाटा रिसीव हो रहा है, अच्छा अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं अपना माउस ले आऊँ क्योंकि इस तरह से लिखा नहीं जाएगा, तो होल्ड करें जरा। चलो, अच्छा हो क्या रहा है कि हमारे पास बाइनरी डाटा आ रहा है। लेट्स से कि बाइनरी डाटा 00 फर्स्ट आपकी हाई बाइट है, तो लेट्स से कि ये डाटा है, और एक लो बाइट है उसमें हम 01 ये रख लेते हैं, और जो उसकी लोअर बाइट है वो 000 ही होगी। मे बी इसके यहाँ पे भी कुछ हो हाई बाइट के, ये MSB है और ये LSB। तो मुझे इनको कंबाइन करना है और ये इतना जो पार्ट है ये बनाना है। ठीक है, ये 12 बिट का, क्योंकि जो डाटा वो भेजा है वो 12 बिट का है, हमें 12 बिट का डाटा चाहिए। तो अभी इसने मुझे अलग ये भेजा और अलग ये भेजा, इनको कंबाइन करना है। LSB के लिए मैं क्या करूँगा, इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा तो ये 0100 4 टाइम्स,
तो आपके पास जो डाटा बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लिखी है, लो बाइट को राइट शिफ्ट किया है, उसने इतना काम कर दिया, ठीक है। वैसे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, जो लेफ्ट साइड पे है उसको पहले मैंने कास्ट किया 16 बिट में, ताकि ये जो ये डाटा है ये 16 बिट में कन्वर्ट हो जाए, इसके यहाँ पे 8 बिट और आ जाए। और फिर इसको मैंने 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया, और 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा सफाई के साथ काम करें तो ये हो जाएगा इस तरह। 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला, ये न्यू पार्ट ऐड हो गया। तो मैंने इसको एक तो 16 बिट में कन्वर्ट किया इस वाले पार्ट को, और लेफ़्ट शिफ्ट किया तो ये इतना सा पार्ट बीच में आ गया। और क्योंकि 12 बिट चाहिए तो ये जो इतना सा पार्ट है, अब ये मैंने इसकी जगह लाना है, तो इसको और ऑपरेशन अगर हम करें तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 0 0 0 और बिट वाइज और कर रहे हैं तो ये 0 0 0 0 0 1 0 0। तो ये होपफुली आपको समझ लगी होगी कि उस लॉजिक में क्या किया जा रहा है। तो ये हमारे पास 12 बिट्स आ गई, ठीक है। चलो, अभी तक ये जो डाटा है हमारे पास, ये रॉ डाटा है, इसको हमने यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। सेकेंडली हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, और वो ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो आपकी 12th बिट है जो कि ये बनती है, ये 1 तो नहीं है। तो उसके लिए हम सिंपल एक कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो है इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0x यही होगी। और अगर ये कंडीशन बनती है तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, अगर इससे बड़ी वैल्यू आ जाती है तो तब हमें कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसको हमें टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो वो मैं एंड पे लूँगा, अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। लेट्स से पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू के अंदर आ चुका है, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। इसको अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँ, लास्ट टाइम आपने देखा था जब मैं फ्लोटिंग वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहा था तो वो आउटपुट पे नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये है कि STM32 में sprintf के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू को वो शो नहीं करता। तो उसका वर्क अराउंड एक मिला है मुझे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हंड्रेड से थोड़ा सा रेजोल्यूशन
ये जो चीज़ मैं करने लगा इसको मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर के थ्रू बता देता हूँ। लेट से आपके पास 50 डिग्री टेम्परेचर आया, 50 डिग्री को चला है 25 पॉइंट, लेट से 65, 25.6, लेट से ये आपके पास आया टेम्परेचर का डाटा। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि 25 मुझे अलग मिल जाए और 65 अलग मिल जाए। तो ये बड़ी सिंपल लॉजिक है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गई 2565, ठीक है। अगर आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो मे बी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसको मैं अब डिवाइड करूं 100 से, क्या आएगा 25 मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँ, अनसाइंड इंटीजर, और अगर इसका मैं मॉड ले लूँ तो मॉड में मेरे पास 65 आ जाएगा। तो यही काम मैंने वैसे ऑलरेडी किया हुआ है, ये मैं चाहूँगा ही, मैंने वैसे लॉजिक यहाँ पे शेयर भी की हुई है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये अच्छा जी, तो डिस्प्ले के लिए हम डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हैं। और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने वही किया, इसको एक दफ़ा डिवाइड किया तो मुझे फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, और मॉड ले लूँगा तो सेकंड पार्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे एस प्रिंट एफ के अंदर ही ये यू का मतलब क्या होता है कि ये अनसाइंड इंट है, और अगर डेसिमल लिखना हो तो डी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये सी यूनिट यहाँ पे लिख दिया। और ये अब मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो इसको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। मैंने इसको एक दफ़ा भी बिल्ड करके नहीं देखा, कितने एरर्स होंगे। और एक हम चलो डिले ऐड कर देते हैं ताकि डीबग मोड में लिखी जा रहे हैं। चलो बिल्ड करते हैं, देखते हैं कितने एरर्स आते हैं। माशाल्लाह, नहीं 0 एरर आया, इससे ज़्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती है। इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक लॉजिक रहती है, वो एंड पे अभी मैं दोबारा करूँगा। अभी देख लेंगे। ये टेम्परेचर का डाटा दे भी रहा है कि हमने जो मेहनत की है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये लें जी, टेम्परेचर की वैल्यूज़ आ रही हैं इसके ऊपर। अगर मैं अपना थंब प्लेस करूं तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। मे बी अगर इस पर ब्लो करूं तो शायद कम भी हो जाए, लेकिन गर्मी बहुत है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है रूम में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ तक आप लोगों को हो गया कुछ आइडिया कि नहीं? कोशिश तो मैंने पूरी की है समझाने की। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, नो नो सर, सब क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी, मैंने कहा यहाँ पे मैनुअल में लिखा हुआ था टेम्परेचर सेंसर के जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट आती हैं, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ही हमें लेना पड़ेगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हम वैल्यू को इन्वर्ट करें, और इन्वर्ट करके उसमें पहले 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर उसमें +1 करते हैं तो टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बेसिकली हमें कन्वर्जन करनी है, बाकी स्टेप सेम। तो उसके लिए हम कर सकते हैं जी, लॉजिक थी
होपफुली यही होगी, मैं फिर कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, यही। अच्छा, ये जो लॉजिक है ये क्या कर रही है, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे न्यू नहीं ऐड हो जाता, मिटाना ही पड़ेगा। चलें। अच्छा, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है तो वहाँ पे क्या होता है जी, टूज कॉम्प्लीमेंट हम लेना चाह रहे हैं। उसका मैंने आपको बताया कि सिंपल जो भी नंबर है, लेट्स से ये अगर नंबर है हमारे पास, इसका अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो इसको पहले इन्वर्ट करूँगा, तो ये 1 1 0 और 1 1 0 हो जाए। फिर इसमें 1 ऐड करूँगा, इसको मैं ज़रा, ये अलग है, तो ये हो जाएगा जी 1 और ये 1 1 1 ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। जो लॉजिक मैंने बनाई है वो भी बेसिकली यही कर रही है, और लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट्स में। उसमें क्या हो रहा है कि उसमें भी अगर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें और हमारे पास जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप हो, अनसाइंड ना हो बल्कि साइंड डाटा टाइप हो। जो साइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर ऊपर देखें ये जो वैल्यू है इसकी डाटा टाइप यहाँ पे, सॉरी, इसकी डाटा टाइप मैंने साइंड रखी है, ठीक है, अनसाइंड नहीं रखी है। यू का मतलब होता है अनसाइंड, ये साइंड। जो साइंड वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है अगर वो नेगेटिव में है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हमें ऐड करनी पड़ती है और वो है एफ़। जब हम एफ़ को अपेंड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी ये लास्ट बिट है ये रिप्रेजेंट करती है साइन को। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से यही नंबर है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है उस लॉजिक के थ्रू, तो आई थिंक ये बनेगा जो भी वैल्यू है आपकी उसको मैं एफ़ के साथ और कर रहा हूँ। ठीक है, जब इसको और करेंगे तो बेसिकली वो ये चीज़ बनेगी। ओके, ये चीज़ तो बन गई, लेकिन मैंने कहा जो ये स्टोर करेगा इसको, क्योंकि ये नेगेटिव शो करता है ये चीज़, तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ये स्टोर करेगा। तो जब टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरनली, और आई गेस इसको वन को 0, अच्छा यहाँ पे 1 ऐड करेगा खुद ही ऑटोमेटिकली और इसको ये चीज़ बना देगा इंटरनली। ठीक है, ये जो लॉजिक है ये जब हम एफ़ को यहाँ पे अपेंड कर देते हैं तो ये नेगेटिव नंबर का शो कर देता है, और जो नेगेटिव नंबर है और डाटा टाइप उसकी साइंड है तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। इस बात की समझ लगी है आपको कि मैंने जो स्टेप्स को परफॉर्म करने पड़ने थे कि पहले मैं इस सारे को इन्वर्ट करूं इस तरह से और 1 ऐड करूं और फिर ये बनाऊं,
मैंने क्या किया है कि मैंने एफ उसके साथ और कर दिया है और इसने प्रोसेसर अंदर इंटरनली बता दिया कि ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होता है। जब टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में उसको वो खुद से कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली और वो उसको ये चीज़ बना देगा। तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। पता नहीं आप लोगों को समझ लगी है कि नहीं, क्योंकि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा काफ़ी देर से, लेकिन चलें। उम्मीद करता हूँ कि समझ लग गई होगी। अच्छा, इसको तो ये वैल्यूज़ आपके पास ये आ नहीं, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। चलें, ये तो हो गए सारे स्टेप्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब आपके जो टास्क हैं उसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ न्यू स्टफ ऐड किया। पहला स्टेप तो आपका यही है कि आपने टेम्परेचर का डाटा रीड करना है। कोड ऑलरेडी है यहाँ पे और उसी लॉजिक को समझते हुए आपने सिंपल एक एलईडी से इंडिकेट करवा देना है कि किसी सर्टन थ्रेशोल्ड से कोई भी थ्रेशोल्ड आप रख लें और एलईडी ऑन हो जाए। सेकेंडली, सेल्सियस में टेम्परेचर है तो आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें और दोनों को पैरेलल में शो करें। और फाइनली जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपने इंटरप्ट्स को यूज़ करना और इंटरप्ट को यूज़ करते हुए आपने टेम्परेचर का डाटा रीड करना है। अच्छा, जब आप इंटरप्ट्स को यूज़ करेंगे इसमें अब आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है इंटरप्ट्स के थ्रू, तो मैं एक दो बातें आपको इसमें बताना चाहूँगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस जो उनसे इंटरप्ट के डिफरेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इधर देखें अगर आप, तो ये मास्टर ट्रांसमिट, ये जो सिंपल हैं ये आपके पोलिंग मेथड है और इनको हम ब्लॉकिंग भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है सारे कोड को जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। देन हमारे पास आता है इंटरप्ट का, तो उसके साथ आईटी लिखा होता है। तो आपको ये फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे और जब आप इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, लेट्स से मैं मास्टर ट्रांसमिट आईटी यूज़ कर रहा हूँ, तो जब मैं ये यूज़ करूँगा तो मुझे इसका कॉल बैक भी डिफाइन करना पड़ेगा और इसका जो कॉल बैक है वो कहाँ पे है उसका फंक्शन, कॉल बैक। ये अगर सर्च करें इसमें तो कॉल बैक फंक्शन मास्टर ट्रांसमिट कंप्लीट कॉल बैक, तो इसके कॉल बैक के फंक्शन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। ये आपने अब थोड़ा सा जद्दोजहद करनी है इसमें। तो ट्रांसमिशन जब कंप्लीट होगी तो उसका आपको एक कॉल बैक डिफाइन करना पड़ेगा और जब आपका रिसीविंग करेंगे तब कॉल बैक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर बेसिक इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको, तो दो कॉल बैक्स होंगे आपके जो आपको लिखने पड़ेंगे कॉल बैक्स। कॉल बैक का जो नेम होगा वो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया होगा, ये कॉल बैक है, ठीक है। ये आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको डिफरेंट नेम जो आपके I2C का है वो आ जाएगा। तो दो कॉल बैक्स होंगे, एक ट्रांसमिशन का और एक रिसीविंग का, और उसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, मे बी डाटा रिसीव कर सकते हैं। ये जो कन्वर्जन मैंने यहाँ पे की है ये आप कॉल बैक के अंदर भी कर सकते हैं। बस आपको ये बताना चाहिए कि ये जो डिले है आपने कॉल बैक में कॉल नहीं करना है, क्योंकि कॉल बैक बेसिकली इंटरप्ट का होता है और इंटरप्ट के अंदर हम मिनिमम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अदरवाइज कोड क्रैश हो जाएगा। जो दूसरा इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि कुछ इनिशियलाइजेशंस करनी पड़ती है जब आप इंटरप्ट्स को यूज़ करते हैं। इनिशियलाइजेशन कौन सी करनी पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप पॉइंट देख लें। ये वीडियो वैसे काफ़ी लेंथी होगी और ये अपलोड करते हुए भी टाइम लगेगा, मैं क्विकली बता देता हूँ। जब आपने इंटरप्ट्स यूज़ करनी है तो आपको इंटरप्ट्स को इनेबल करना पड़ेगा और इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए हम जाएंगे सिस्टम कोर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं NVIC, तो ये नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे I2C का, क्योंकि मैं अब इंटरप्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ तो इवेंट इंटरप्ट, तो इसको मैं चेक कर दूँगा। दूसरा मैं इसमें क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इसका कोड भी जनरेट हो, तो I2C1 इंटरप्ट का कोड भी जनरेट हो जाए जी, इसको भी टिक कर देंगे। एंड दैट्स इट, इसको मैं सेव करूँगा। इसका कोड जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपको जो फंक्शन है वो खुद से ऐड करना पड़ेगा। ये इनिशियलाइजेशन जो सी हैं वो कर देगा आपके लिए। ये यहाँ पे इसने ऐड कर दिया इनिशियलाइजेशन के लिए, कॉल कर लिए इसको। तो ये अब आप जो से ये मेन स्टेप जो है आपको पता होना चाहिए। बाकी जो कोडिंग है वो आपने खुद करनी है, वो आपके स्टेप्स आप खुद परफॉर्म करेंगे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए तो आप कर लें, अदरवाइज मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी, कंफर्म कर दे कोई मुझे स्टूडेंट। नो सर, थैंक यू। चलो, अच्छा जी, ये समन फातिमा के पास स्टोर हो रही है।